मिडिल ईस्ट में अचानक भड़के इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कुछ ही दिनों के अंदर शांति की उम्मीद से फुल स्केल मिलिट्री एक्शन में बदल गई। इस एनालिसिस में हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए डिकोड करेंगे कि इस युद्ध का भारत और पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक जगह की घटना पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ रही है। हमले के केंद्र का ये नंबर ना सच में चौंका देने वाला है। एक ही वेव में यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गई। हाँ, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जो हुआ वो काफी डरावना था। इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा जब नीचे गिरा तो उसने मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स को पूरी तरह ठप कर दिया। दुबई एयरपोर्ट को खाली करना पड़ा, पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन है। दशकों से चले आ रहे प्रॉक्सी वॉर्स और पुरानी दुश्मनी के बाद हालात जमीन पर कितनी तेजी से बदल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दिसंबर 2025 में ईरान में भारी प्रोटेस्ट हुए और इकोनॉमी क्रैश कर गई। फिर फरवरी की शुरुआत में लगा कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, जब ओमान ने कहा कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। सब कुछ ठीक होता लग रहा था, लेकिन फिर अचानक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इसके तुरंत बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से भारी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लास्ट मिनट शांति की उम्मीदों के बाद अचानक शुरू हुए इस वॉर का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल हैरान करने वाला है। अब इन बड़े हमलों और ऑपरेशंस के बीच एक ऐसा पहलू है जो सीधे तौर पर इंसानों से जुड़ा है। 1 करोड़, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन भारतीय नागरिकों की अनुमानित संख्या है जो इस वक्त खाड़ी देशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये वो इलाके हैं जहां इस समय मिसाइलें और ड्रोन का मलबा गिर रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी मानवीय संकट की गंभीरता को ये अगला नंबर और भी साफ कर देता है। 18,000। इजराइल में अकेले इतने भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि भारतीय दूतावास को तुरंत एक सख्त एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। इसमें साफ कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि ये युद्ध भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा और डायरेक्ट खतरा बन चुका है। इंसानी जानों की सुरक्षा के अलावा इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए देखते हैं कि ये युद्ध ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर हमारी अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंच रहा है। भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी यहाँ सामने आती है। हम अपने कच्चे तेल की कुल जरूरत का 50% हिस्सा सिर्फ एक ही रूट से मंगाते हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ईरानी सेनाओं ने पहले ही कह दिया है कि वो इस रास्ते को बंद कर सकती हैं। अगर सच में ऐसा होता है तो भारत की आधी एनर्जी सप्लाई बस एक झटके में कट सकती है। इस खतरे को थोड़ा और करीब से समझने के लिए इस नंबर पर गौर करना जरूरी है। 26 लाख। ये उन कच्चे तेल के बैरलों की सटीक संख्या है जो भारत हर एक दिन खाड़ी देशों से खरीदता है। रोजाना 26 लाख बैरल। अगर ये सप्लाई रुकती है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा नाइटमेयर होगा जिससे निपटना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो महंगाई का ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो जहाज़ों को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे शिपिंग कॉस्ट में भारी उछाल आएगा। जब कच्चा तेल भारत महंगा पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो भारतीय रुपये पर डॉलर के मुकाबले भारी दबाव पड़ेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा युद्ध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई बनकर घुस आता है। अब इकोनॉमी से आगे बढ़कर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मोर्चे पर चलते हैं, जहां भारत की दशकों पुरानी न्यूट्रल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा टेस्ट हो रहा है। देखिए, 25 और 26 फरवरी 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर थे। उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के साथ डिनर किया और नेसेट में भाषण भी दिया। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल के ये सैन्य हमले कई हफ्तों पहले से प्लान किए गए थे। इन हमलों के शुरू होने से ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री का वहां मौजूद होना एक ऐसा फैक्ट है जिसने ग्लोबल और डोमेस्टिक डिप्लोमेसी में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के निष्पक्ष तथ्यों की बात कर रहे हैं, और इन तथ्यों को लेकर घरेलू राजनीति में किस तरह की बहस हो रही है उसे इस बयान से समझा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारत ने हमेशा एक तटस्थ स्थिति बनाए रखी है, लेकिन हमले से ठीक पहले वहां का दौरा करना एक गलत संदेश देता है। ये उस भारी कूटनीतिक दुविधा को दिखाता है जिसका सामना हम कर रहे हैं। एक तरफ ईरान के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ इजराइल के साथ एक गहरी स्ट्रैटेजिक दोस्ती।
इस बैलेंस को बनाए रखना अब सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये सब तो मौजूदा हालात की बात हुई, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की असली वजह क्या है, इसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझना भी उतना ही जरूरी है। सच कहूं तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का स्केल बिल्कुल अभूतपूर्व है। ये एक बहुत ही स्पष्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला खामनेई का मारा जाना कंफर्म हो चुका है और वहां 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स को भी खत्म कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे प्रमुख शहरों पर भारी बमबारी हुई है। ये पूरा मिलिट्री बिल्डअप सीधे तौर पर साल 2003 के इराक युद्ध के समय की याद दिलाता है। और इस पूरे ऑपरेशन का असली लक्ष्य क्या है, इसे बिना किसी पर्दे के सामने रखा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से साफ बयान आया है कि जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो अपनी सरकार की बागडोर खुद संभाल लेना। लीडरशिप खुले तौर पर इस युद्ध को ईरान में रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन के एक मौके के रूप में पेश कर रही है और इसे ईरानी लोगों की आज़ादी के वादे के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब भी मिडल ईस्ट में ऐसे वादे किए जाते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ लक्ष्य हैं जो बताए जाते हैं, तानाशाहों को हटाना, शांति और डेमोक्रेसी लाना, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत में ऐतिहासिक परिणाम क्या रहे हैं। 2003 का इराक युद्ध 20 साल तक खिंच गया। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को हटाने का रिजल्ट भयंकर अस्थिरता के रूप में सामने आया, जिसने आखिर में नए चरमपंथी नेटवर्क्स को जन्म दिया। ये पुरानी समानताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इस बार रिजल्ट कुछ अलग होंगे। बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल सिद्धांतों और कूटनीति से हटकर युद्ध की एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक जमीनी हकीकत भी है, आम लोगों की जान जाना। ईरान के मीनाब शहर में दिन के समय एक प्राइमरी स्कूल पर हुए बम हमले में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। इसके जवाब में यूएई में सिविलियन होटल्स और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जब भी दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। हम इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इन घटनाओं का फाइनल ऐतिहासिक रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा उसका इम्पैक्ट भारत समेत पूरी दुनिया पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो एक आखिरी सवाल जो हमारे सामने छूट जाता है, क्या ईरान में किसी विदेशी ताकत द्वारा जबरदस्ती किया गया सत्ता परिवर्तन इस पूरे रीजन में स्थायी शांति लाएगा, या फिर ये एक ऐसी भयंकर अस्थिरता को जन्म देगा जो मिडिल ईस्ट को और भी गहरे संकट में धकेल देगी?